मैं शुरुआत करूँगा प्रोफ़ेसर अरुण कुमार जी से और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये कहा गया कि आर्थिक संकट के चलते ये परिस्थिति श्रीलंका की बनी है। अब वो आर्थिक संकट कैसे पैदा हो गया और क्यों पैदा हो गया? क्या उसके पीछे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ हैं? क्या उसके पीछे चाइना का इन्वेस्टमेंट है? क्या उसके पीछे भारत का कुछ इंटरफेरेंस है? या उसके पीछे जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पर चली, मेजॉरिटिज़्म की मतलब सहलीवाद एक तरीके से जो चलाया गया और पहले वहाँ पर तमिलों के खिलाफ में एक नरसंहार हुआ, फिर उसके बाद में मुसलमानों को वहाँ टारगेट किया गया, क्रिश्चियंस को वहाँ टारगेट किया गया। तो इस सब की ये जो पूरी इकोनॉमिक्स इसके पीछे क्या रही और अभी आप आगे के लिए क्या देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं आपसे। प्रोफेसर अरुण कुमार जी। श्रीलेन जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो आपने सारी चीज़ें गिनाई वो सभी कहीं ना कहीं ये जो आज का संकट है समाज के ऊपर श्रीलंका में, सभी इसके जिम्मेवार हैं। सबसे पहले आर्थिक पहलू को अगर समझें तो श्रीलंका एक छोटी अर्थव्यवस्था है। वो हमारे देश के एक छोटे प्रांत के बराबर है, तो वो सब कुछ पैदा नहीं कर सकती है। जैसे कि हम लोग एनर्जी के मामले में बहुत ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, उनको भी एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है। फिर उनको खाना पीना भी इंपोर्ट करना पड़ता है और बाकी जैसे दवाएं हैं वो सब भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके चलते उनको काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। ये फॉरेन एक्सचेंज उनके पास आता है टूरिज्म से, और फिर जो श्रीलंका से लोग बाहर गए हुए हैं उनके रेमिटेंसेज से आता है। अब ये हुआ ये कि जैसे 2020 में ये पैंडेमिक आ गया तो तुरंत टूरिस्ट का आना बंद हो गया और उसके बाद जो रेमिटेंसेज हैं वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो गए। और तीसरी बात ये हुई कि वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना सोचे समझे, बिना उसकी तैयारी किए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया अर्थव्यवस्था में, जिसके चलते वहाँ पे जो खाने पीने का उत्पादन है वो काफ़ी हद तक गिर गया, तो उसका इंपोर्ट और ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी। तो वजह ये सारी है कि इस वजह से वहाँ पे इंपोर्ट के लिए पैसा बहुत कम बचा और फॉरेन एक्सचेंज इतना ख़त्म हो गया कि उनके पास एक दिन के भी तेल के लिए पैसा नहीं बचा वगैरह। और हालांकि भारत ने करीब $3.5 बिलियन का उनको ऋण दिया हुआ है, उनको एडजस्टमेंट दिया है, चीन ने एडजस्टमेंट दिया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। वो अपने डेट में डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब जो उनका सॉवरेन डेट है वो अपना वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके चलते अब बैंकों से भी उनको जो ऋण मिलता था, जो एडजस्टमेंट मिलता था, वो अब वहाँ से नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। आपने देखा कि लोग 8-8, 9-9 घंटे लाइन लगा के गैस का सिलेंडर के लिए, खाने पीने की वस्तुओं के लिए, अपने जो व्हीकल में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो एक तरह से समाज में ब्रेकडाउन सा होने लगा। अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ ये तो अभी जो दिख रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा इसके पीछे और भी कई कारण हैं कि उन्होंने बहुत हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया। जैसे चीन से उन्होंने लोन लेके उनका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पोर्ट है, कोलंबो का एयरपोर्ट है, इस तरह के जो मदद ली उन्होंने, उसमें रिटर्न नहीं है, तो उनका जो डेट है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और चीन के प्रति उनका डेट हालांकि 15% है टोटल डेट का, लेकिन वो अपने आप में एक बड़ा डेट है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से उन्होंने बनवाया उसके लिए वो पे नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो हम्बम टोटा पोर्ट है उसको उनको गिरवी रखना पड़ रहा है चीन के साथ, जिससे कि वो चीन ने कहा कि आप नहीं पे कर पा रहे तो उसको आप हमें गिरवी रख दीजिए। फिर उसके अलावा जो एक वहाँ पे करप्शन बहुत बढ़ गया क्योंकि जो राजपक्षा परिवार है उनका वर्चस्व हो गया और उसके चलते हुए वो उन्होंने बहुत सारा पैसा देश से बाहर निकाला। तो जो उनकी समस्या थी कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, वो इस फ्लाइट ऑफ कैपिटल से और ज़्यादा कमी हो गई और इसीलिए लोग बहुत ही नाराज हैं राजपक्षा परिवार से। पहले महिंदा राजपक्षा, अब गोटाबाया राजपक्षा, उनके भाई, वो सब सत्ता में हैं और सत्ता में उन्होंने काफ़ी पैसा लूटा है। वो बहुत आलीशान शान शौकत से रहते हैं, बहुत सारा पैसा निकाल लिया, तो इसीलिए जनता अब खिलाफ हो गई है। फिर आपने बात रखी कि वहाँ पे जो बहुत ही एक तरह से कॉम्युनल जो पॉइजन था वो फैलाया गया जीतने के लिए। तो 2019 के इलेक्शन में श्रीलंका में जो वहाँ पे परिस्थिति थी
उसका फायदा उठाते हुए जो वहाँ पे जब बॉम्ब जब ब्लास्ट हुआ जो एक चर्च में, तो एंटी मुस्लिम फीलिंग, एंटी तमिल फीलिंग का फायदा उठाते हुए सिन्हा का मतलब उन्होंने फायदा उठाया और वहाँ पे उनकी बड़ी जीत हुई। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा एक और फैक्टर जो साथ हमें देखना चाहिए कि IMF के पास वो 1977 में पहली बार गए थे और तब से वहाँ पे जब IMF की पॉलिसीज का लगाना शुरू हुआ। हमारे यहाँ तो 1991 के बाद IMF वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी आई, उनके यहाँ 1977 से आई। और वो जो एक ऐसा देश है जिसके जो सोशल इंडिकेटर्स है बहुत अच्छे हैं, मतलब साउथ एशिया में बेस्ट हैं। तो वहाँ पे सोशल जो फैक्टर्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, बाकी और चीज हैं, उनमें कटौती 1977 के बाद हुई। फिर 2016 में वो फिर गए और फिर वहाँ पे एक ऑस्टेरिटी प्रोग्राम लगाया गया। और महिंदा राजपक्षा जब ये इलेक्शन लड़ा 2019 का, तो उसमें इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम टैक्स कट करेंगे। तो वो एक पॉलिसी होती है IMF वर्ल्ड बैंक की कि आप जो टैक्स का कट करिए जिससे कि आपका जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस पर रिटर्न ज्यादा अच्छा आए, जो आपके बिजनेस है उसका रिटर्न अच्छा आए। लेकिन उससे उनका बजट गड़बड़ा गया क्योंकि 2019 के तुरंत बाद ये जो पैंडेमिक आया उसमें खर्चा और हो गया, तो उनका बजट डेफिसिट भी बढ़ गया और उनका फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट भी बढ़ गया। तो इसलिए जो IMF की जो नीतियां होती हैं वो प्रो बिजनेस नीतियां होती हैं और प्रो बिजनेस नीतियां गोटाबाया राजपक्षा ने इम्प्लीमेंट किया और उसकी वजह से उनके बजट में भी परेशानी आई। तो कुल मिला के ये जो आपने सारे फैक्टर्स गिनाए कि IMF वर्ल्ड बैंक हुआ, जो वहाँ पे कॉमनल जो पॉइजन जब फैलाया गया, जो वहाँ पे करप्शन जो बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और फिर जो उनका एक छोटी इकोनॉमी के नाते उनकी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है और उन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो जो सेल्फ सफिशिएंसी है फूड की वो और कमजोर कर दी। तो इस समय कमी है खाने पीने की वस्तुओं की, मेडिसिन की, एनर्जी की, और वो तीन जो बेसिक चीजें हैं उसके चलते हुए समाज एकदम बिखर गया है। प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना है कि क्या IMF की ऐसी कंडीशनैलिटीज हैं जिसके चलते इस तरीके का जो कुछ हुआ श्रीलंका में, क्योंकि ऐसा लैटिन अमेरिका के भी तमाम सारे देशों में हुआ और वहाँ पे कई जगहों पर तो इस तरीके से हुआ कि उन्होंने जो है अपना कर्जा वापस देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम IMF से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, अर्जेंटीना जैसे देश के अंदर। तो क्या ये इसकी पॉलिसी मतलब इनबिल्ट पॉलिसी का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, मतलब इकोनॉमिकली आप किस तरीके से देखते हैं? प्रॉब्लम तो IMF की नीतियों में ये होती है कि वो कंडीशनैलिटी लगाते हैं कि आप प्रो बिजनेस पॉलिसी फॉलो करेंगे जो MNCs के फायदे की होंगी। तो वो कहते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको ग्लोबल स्ट्रक्चर से जोड़ना है। तो ग्लोबलाइजेशन का उनका मतलब होता है कि जो अमीर तबका है वो ग्लोबलाइज कर जाएगा और उसके लिए जो MNC जो कैपिटल है उसको कंसेशन मिलेगा। तो MNC कैपिटल आएगा और MNC कैपिटल आएगा और लोकल आपका बिजनेस है वो फायदे में रहेगा, तो उनको लगता है कि उसी से आपका उद्धार होगा। पर ये जो पॉलिसीज होती हैं, ये पॉलिसीज होती है ऑस्टेरिटी की। आपने ग्रीस में देखा, ग्रीस में भी 2015-16 के आसपास एकदम कोलैप्स हो गया था और वहां पे भी यही बात हुई थी कि जब ग्रीस ने कहा कि हम ये पॉलिसीज नहीं फॉलो करेंगे, बड़ी मुश्किल से वो बच पाए वहां पे। तो यूरोजोन ने उनकी मदद की तभी वो बच पाए। तो वो यूरोजोन के हिस्सा होने की वजह से बच गए, लेकिन बाकी जो और देश हैं वहां पे जब ये कंडीशनैलिटीज इंप्लीमेंट होती हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था में परेशानी का दौर आ जाता है, क्योंकि जो आम जनता है उसके लिए जो सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उन सब में कटौती होती है। क्योंकि वो कहते हैं IMF की कंडीशनैलिटी में कि आपका बजट आउट ऑफ बैलेंस है और उसी लिए आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस है वो बिगड़ गया है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो ये जो लिंक करते हैं तो कहते हैं सरकार को रिट्रीट करना चाहिए, मार्केट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सरकार का रिट्रीट करने का मतलब है सरकार का इंटरवेंशन अर्थव्यवस्था में, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो चाहे सब्सिडी हो, उस सब में कटौती होनी चाहिए। तो इनकी पॉलिसीज प्रो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं जो एंटी वर्कर होती हैं। तो इसीलिए आपने देखा जैसे कि भारत में भी 1991 के बाद जो हमारी नीतियां हैं वो प्रो बिजनेस हैं, एंटी पीपल हैं। तो इनको सप्लाई साइड पॉलिसी, इसको प्रोसेस आप क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो है एक तरीके से देश को बाजार के हवाले करने का काम और जो रेगुलेशंस हैं स्टेट के उसको मिनिमाइज करने का काम, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सही है क्या? जी हाँ, इसको मैं कहता हूँ बाजारीकरण या अर्थव्यवस्था का बाजारीकरण
यानी कि बाजार तो हरदम से था। जब आप जो बार्टर करते हैं तो वो भी एक बाजार होता है। बाजार तो एक जरिया होता है एक्सचेंज करने का। आपने कुछ खरीदा, आपने उसका पैसा दिया, तो एक्सचेंज का जरिया होता है। लेकिन बाजारीकरण का मतलब है कि बाजार के जो प्रिंसिपल्स है वो हर इंस्टीट्यूशन में घर कर जाते हैं। तो बाजार के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जैसे कि बाजार के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रिंसिपल जो सैमुअलसन साहब ने कहा कि डॉलर वोट चलता है। आपके पास $1 है तो 1 वोट है, मेरे पास $1,00,000 है तो मेरे पास 1,00,000 वोट हैं। तो इसलिए बाजार को नियंत्रण करता है जिसके पास पैसा होता है। तो इसको मैं कहता हूं कि दिस इज लीडिंग टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मार्जिनल, यानी जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है वो और हाशिए पे चला जाता है। तो इस तरह के जो बाजारीकरण है वो नीतियां जो IMF वर्ल्ड बैंक की नीतियों में जुड़ी हुई हैं, जिनको वॉशिंगटन कंसेंसस बोला जाता है। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है ये दुनिया में थोपा जा रहा है 1980s से, और वर्ल्ड बैंक को पता है कि इससे परेशानी बढ़ेगी। इसीलिए 1980s से वर्ल्ड बैंक कहता है कि सेफ्टी नेट की जरूरत है। वो कहते हैं गरीब तो और गरीब होगा, पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफ्टी नेट चाहिए कि मतलब आप उसको कुछ मदद दीजिए। तो हमारे यहाँ भी जैसे हमने देखा कि सन 2000 से 2010 के बीच में सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया, जैसे कि राइट टू फूड है, मनरेगा है और बाकी मिड डे मील स्कीम है। ये सेफ्टी नेट प्रोविजन है, लेकिन इसमें समाधान नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ ये है कि आप उनको एक टेम्पररी रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन उनका रोजगार है, उनकी आमदनी है, उसका जरिया, उसका हल नहीं निकाल रहे। क्योंकि जब आप प्रो बिजनेस पॉलिसी फॉलो करेंगे तो आपकी नेशनल इनकम है वो बिजनेस के हक में जाने लगेगी, वर्कर के खिलाफ जाएगी। उससे क्या होता है कि डिमांड कम होने लगती है, और जब डिमांड कम होने लगती है तो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट कम होने लगती है, और जब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कम होने लगती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। और ये भारत में ही नहीं हुआ, ये यहाँ तक कि अमेरिका तक में हुआ। और इसीलिए जब ट्रंप साहब आए तो ट्रंप साहब ने जो अपने कैपिटल कहा कि आप चीन वगैरह से वापस अमेरिका में आइए, जिससे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा बढ़े। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम कर देना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसको आप पैसा दीजिए। तो ये जो है नीति, इसमें कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल कैपिटल सामने आए, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है वो रेगुलेट करे अर्थव्यवस्था को। तो ये जो सारा है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के हक में। अरुण जी, बस एक सवाल, इस पूरी स्थिति से पॉलिटिकली निकलने के लिए तो ये है कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट बैठेगी, हो सकता है कि कोई एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन इसका इकोनॉमिकली क्या रास्ता निकलेगा या क्या निकलना चाहिए? अगर आप बहुत संक्षेप में अगर ये बता सकें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको ये समझ में आ सके कि असल में किस तरीके से, व्हाट इज द वे आउट। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वे आउट का मतलब है कि चीन के ऊपर पूरी तरीके से निर्भरता हो जाएगी। अगर IMF से लोन नहीं लिया तो फिर चीन से लोन लेना पड़ेगा, और चीन से अगर लोन लिया तो अभी जो डोमिनेशन है वो भी बढ़ जाएगा। आपने कहा कि एक पोर्ट को उन्होंने गिरवी रखने की बात की है, तो फिर तो देश के तमाम सारे कुछ जो है वो गिरवी रखना पड़ेगा। अब क्या एक रास्ता क्या देखते हैं आप? देखिए, अभी तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी तो कोई उनको लोन भी नहीं देगा। अभी तो जब तक कि सरकार जो कोई स्टेबल नहीं बन के आती है तो अभी कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। यही मुझे लगता है भारत के लिए एक मौका है कि भारत श्रीलंका की पूरी मदद करे बिना कोई कंडीशन के, और उनके जो खाने पीने की वस्तु है, जो उनका एनर्जी है, जो मेडिसिन है, उसको सप्लाई करे। और उससे जो स्थिति स्टेबलाइज करेगी तो फिर वहां पे एक स्टेबल सरकार, जो ऑपोजिशन की सरकार, एक मिली जुली नेशनल यूनिटी की सरकार बनेगी। और वो नेशनल यूनिटी की सरकार जो बनेगी तो वो अपनी नीतियां खुद अपने ढंग से चलाएं। अगर IMF के पास गए तो वो ऑस्टेरिटी कहेंगे, वो कहेंगे कि आप अपना सोशल एक्सपेंडिचर काटिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और ये सब। तो जैसे ग्रीस में हुआ था, उसको जो ऑस्टेरिटी प्रोग्राम के बाद वहां पे हंगामा हो गया, सरकार बार बार गिरी और परेशानी में आई। तो यहाँ पे भी श्रीलंका में मुझे लगता है कि IMF के पास गए तो वहां पे ऐसे हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा दबाएंगे जो आम जनता है। आम जनता को परेशानी और बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारत को इस समय मदद देनी चाहिए श्रीलंका को। वो हमारा एक नेबर है और वो हमसे कुछ दूर चला गया था, चीन की तरफ उसका झुकाव बढ़ गया था। तो अभी जब श्रीलंका की जो जनता देखेगी कि भारत से जो उनको अनाज मिल रहा है, उनको जो खाने पीने का आ रहा है, सामान आ रहा है, बाकी जो और जरूरी चीजें वो आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमारे रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। तो वो श्रीलंका को एक समय देगा जिसमें वो रिकवर करके अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा सुचारू रूप से चलाने में समर्थ होंगे। देखिए, जब देश की अर्थव्यवस्था परेशानी में आ जाती है
और वहाँ पे जो सांस्कृतिक और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो उससे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। जब वो इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है तो उसका असर होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कम हो जाती है, और जब अर्थव्यवस्था में बढ़त कम हो जाती है तो उसका असर पड़ता है आपके रोजगार पे, तो बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो कुल मिला के जो एक स्थिति बिगड़ती है तो उसका असर वहीं तक नहीं सीमित रहता, उसका असर और ज्यादा व्यापक होता है। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि 2019 तक जो मतलब इलेक्शन हुआ उसके पहले तक स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं थी। चाहे आप वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व देख लें, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लें, चाहे एक्सपोर्ट देख लें, इंपोर्ट देख लें, ये जो सारी चीजें जिनको कहा जाता है कि जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं वो सब 2019 तक करीब करीब ठीक थे। तो 2019 के बाद एकदम से ज्यादा वो बिगड़ने लगे, क्योंकि जो सरकार आई, जैसे आपने कहा, वो आई एक डिवाइड क्रिएट करके कि जो वहाँ पे सिन्हला है और जो वहाँ पे बाकी तमिल हैं, बाकी जो मुस्लिम हैं, उनमें डिवाइड जो क्रिएट किया, तो उसका असर होने लगा था। लेकिन जो ये पैंडेमिक आया उससे वो स्थिति और ज्यादा तेजी से बिगड़ गई, और जब वो बिगड़ी तो वो फिर आज उसका जो हम परिणाम है वो देख रहे हैं। तो इसलिए जो सबक है बाकी देशों के लिए जहाँ पे इस तरह का डिवाइड इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कि कम्युनल वायलेंस हो जाती है, जहाँ पे कि डिवाइड क्रिएट किए जाते हैं अपने का राज बनाने का, तो उनको एक सबक मिलता है कि ये सब करने से अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी, वो अर्थव्यवस्था उतर जाएगी पटरी से। और आज जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो श्रीलंका में जो यंग लोग हैं जो कि जो प्रोटेस्ट में आगे हैं, वो ये बात समझ गए हैं। उन्होंने जब महिंदा राजपक्षा ने अपने लोगों को भेजा था 2 महीने पहले डिवाइड क्रिएट करने के लिए, तो उनकी बड़ी बुरी तरह पिटाई की और फिर जाके महिंदा राजपक्षा का घर जला दिया गया कि आपने इस प्रकार से किया। तो वहाँ पे अभी जो बात चल रही है कि एक तमिल को प्रधानमंत्री तक बनाने की बात एक्सेप्टेबल है। जो ऑपोजिशन, जो आज जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम डिवाइड नहीं होने देंगे, हम सब साथ रहेंगे और तमिल भी एक प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये जो बात जो है, तो ये मतलब कहना चाहिए कि एक तरह से 180 डिग्री टर्न है जो ये राजपक्षा परिवार ने किया था। उसके जो दुष्परिणाम हैं वो सबको पता लग गए हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अब हमें नई शुरुआत करनी है। इसीलिए वो रनिल विक्रमासिंघे को भी चाहते हैं कि वो निकलें। गोटाबाया राजपक्षा तो जाए ही, सारा राजपक्षा परिवार जो अकाउंटेबल हो। वो ये नहीं चाहते कि गोटाबाया राजपक्षा भाग जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अकाउंटेबल, मतलब जो श्रीलंका में रहे, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए पॉलिटिकली कि किस प्रकार से उन्होंने गड़बड़ी फैलाई देश में। तो यानी कि जितने भी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे इस समय पैंडेमिक की वजह से परेशानी है। तो 73 देश हैं जिनमें परेशानी इस प्रकार की जो सुनने में आ रहा है। तो वहाँ पे भी ये सारे सबक जो सामने आएंगे कि एक तो जिस प्रकार का वैश्वीकरण हुआ, उस वैश्वीकरण में जो मतलब जो एक प्रो रिच पॉलिसीज फॉलो की गई, जिससे आम जनता परेशानी में आ गई, और उसको परेशानी को कवर करने के लिए फिर जो डिवाइड इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकली, कि मतलब वहाँ पे जो लोकल डिविजन है उनका इस्तेमाल किया जाए। या जैसे हुआ कि राजपक्षा परिवार, इसने कैपिटल बहुत सारा देश से निकाला, इन्होंने लूट के संपत्ति देश से बाहर निकाली, उसका क्या क्या असर होता है ये अब सारे इन देशों के सामने है। तो जो IMF वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है वो तो सिर्फ आर्थिक जो मामलों पे ही चलता है, वो बाकी चीजों पे नहीं चलता, पॉलिटिकल और इस पे, पर उसका पॉलिटिकल असर गलत पड़ता है। तो ये जब बात साफ होगी सारे देशों के सामने, तो IMF और वर्ल्ड बैंक के जो नीतियां हैं उनके बारे में भी ज्यादा सफाई से लोग सोच पाएंगे, और जब वो ज्यादा सफाई से सोच पाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे भी पॉलिटिकल चेंज हो। हमने देखा जब ये अरब स्प्रिंग हुआ 2007-8 के क्राइसिस के बाद, और फिर अरब स्प्रिंग के क्राइसिस के बाद आपने देखा कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में भी बहुत सारे लोगों ने पाया कि जो अमीर और अमीर होता चला जा रहा है इस प्रकार के वैश्वीकरण के चलते हुए, और जो गरीब है वो परेशानी में आता चला जा रहा है। तो ये उस समय जो शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इनके पास एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम नहीं था। तो ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम की बहुत जरूरत होती है अगर मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो श्रीलंका में भी अगर एक ऑल्टरनेटिव मूवमेंट होगा, वो एक अपने अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने समाज के बारे में एक ऑल्टरनेटिव विजन लेके चलेंगे, तो फिर उससे वहां पे स्थिति संभलने में आएगी। अगर ऑल्टरनेटिव विजन नहीं होगा तो स्थिति फिर थोड़े दिन बाद फिर बिगड़ने लगेगी। तो जैसे कि हमने देखा अरब स्प्रिंग के बाद अरब देशों में और ज्यादा परेशानी बढ़ गई,
क्योंकि वहां पे कोई ऑल्टरनेटिव विजन नहीं था जिसके प्रकार वहां पे जो मूवमेंट था वो आगे बढ़ पाता। उसी तरह ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट भी 1 साल चला और खत्म हो गया। तो श्रीलंका में बहुत जरूरत है कि ऑल्टरनेटिव विजन हो जिसमें समाज में गरीब व्यक्ति सब एक साथ जाएं, वो डिवाइड ना हो पाए। वो जो पॉलिटिकल और जो कल्चरल जो उन्होंने इस्तेमाल किया राजपक्षा परिवार ने, उसको जो हरा के फिर दोबारा एक यूनिटी करके। हेलो 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 जी जी आ रही है आवाज आ रही है सर। जी सर। तो जो इस समय ऑल्टरनेटिव विजन की बहुत जरूरत है श्रीलंका में, नहीं तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। आवाज आ रही है सर। सबसे पहले तो जो एसेंशियल चीजें हैं उनकी उपलब्धि जो वहां पे होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा भारत को एक मौका है कि श्रीलंका की जनता को दिखाए कि हम आपके साथ हैं, और वहां पे ये जो चीजें हैं ये मुहैया कराए अगले 6 महीने 8 महीने, और उससे जो मतलब वहाँ स्टेबिलिटी आएगी तो एक ऑल्टरनेटिव जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे जो डेवलप करेगा उससे हो सकता है चीजें वहां पे सुधरने लगी। देखिए अभी जो दुनिया भर में हुआ क्या कि वैश्वीकरण जो है वो अमीरों का वैश्वीकरण है, वो गरीब का वैश्वीकरण नहीं है। गरीब तो उसमें मार्जिनलाइज हो रहा है। तो जैसे कि भारत में हुआ कि हमारे जो अमीर हैं वो अब देश छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो 2014 से 2018 के बीच में 23,000 लोग चले गए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। उसके बाद जब 5,000 और चले गए, पिछले साल 9,000 और चले गए। तो ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये तो बाहर भाग ही जाते हैं। वो फिर यहाँ का जो कैपिटल है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो समस्या आई है इसका कोई आसान समाधान नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये ऑल्टरनेट विजन नहीं होगा, ऑल्टरनेट विजन से नहीं चलेंगे। अगर IMF के पास दोबारा जाएंगे तो वो तो ऑस्टेरिटी प्रोग्राम चलाएंगे, वो कहेंगे शिक्षा में काटो, स्वास्थ्य में काटो, बाकी जो सब्सिडी काट दो, तो आम आदमी के जो हालात हैं वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि एक ऑल्टरनेट विजन लेके और जो हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसका जो कंट्रोल IMF, वर्ल्ड बैंक और जो फॉरेन कैपिटल के हाथ में चला जाता है, उससे वापस जो हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और अपने हाथ में लेके फिर एक जनता के लिए किस तरह प्रकार की पॉलिसीज हो तो उस प्रकार की पॉलिसीज को चलाना पड़ेगा। तो यानी कि जो आम आदमी की जरूरत है उसके लिए बहुत कोई विदेशी कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। जो विदेशी कैपिटल की जरूरत होती है वो तो जो लग्जरी आइटम्स के लिए होती है, जो अमीरों के लिए चाहिए होती है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का दोबारा एक विजन होना चाहिए जिसमें इक्विटी, जो वर्ल्ड बैंक IMF की नीति में इक्विटी नहीं होता है, दोबारा इक्विटी लाने की जरूरत है। और जो पॉलिसीज है वो इक्विटी के आधार पे हो। और जो गांधी ने कहा था कि डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, यानी अंतिम व्यक्ति का ध्यान देते हुए हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए। अगर उस तरह का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ तो फिर श्रीलंका में ये स्थिति इसी प्रकार से गंभीर चलती रहेगी, परेशानी बनी रहेगी। तो ऑल्टरनेटिव विजन की बहुत जरूरत है, उसके बिना समाधान निकलेगा नहीं और ये समस्या सालों साल चलती रहेगी।